Achievers Junction. Hello friends. Welcome to Achievers Junction. Follow us on Facebook page. Like, share and subscribe us on YouTube. Follow us on Instagram. Coming live in few seconds. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अचीवर्स जंक्शन के ऊपर। यह हमारा नया प्लेटफॉर्म आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे। डिजिटल मीडिया का एक अद्भुत रेनबो बन के आया है। काव्य निर्झर और बहुत सारे ऐसे रोचक प्रोग्राम आ रहे हैं जो आपको कला और संस्कृति की दुनिया से जोड़ते हैं और जिंदगी के नए नए पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। इसी की दिशा में मैं जुड़ रहा हूं इस प्रोग्राम के साथ, जहां मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, अपने तजुर्बों के साथ जोड़ूंगा और अपने एक्सपीरियंसेस साझा करूंगा। इसका नाम हमने रखा है प्रणव के प्रयोग। इसमें हम चर्चा करेंगे हेल्थ के बारे में, हम चर्चा करेंगे अपने हेल्थ को बेहतर बनाने के बारे में और किस तरह से हम आज के दिनों में अपने आप को ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा खुश और ज़्यादा एनर्जेटिक रख सकें। तो दोस्तों, इसमें अभी हम नए नए बहुत तरह के सुझावों को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके तमाम सुझावों का स्वागत रहेगा। जैसा कि आपको पता है, गुरुवार और शनिवार के दिन 8:30 बजे मैं आपके सामने आऊंगा। हमने अपने हेल्थ को कई बार चेक करने की कोशिश और जानने की जब कोशिश की है, तो हमने समझा है कि हेल्थ सिर्फ हॉस्पिटल का इशू है। हेल्थ का मतलब हॉस्पिटल, हेल्थ का मतलब डॉक्टर्स, जबकि हमारे हेल्थ की सारी इश्यूज हमारे वेलबींग से जुड़ी हुई है। हेल्थ एक हॉस्पिटल का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये एक सामाजिक मुद्दा है। 3 सालों पहले मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च कंडक्ट किया था, जिसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमने इंडिया के 4 बड़े महानगरों को लिया, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और साथ में चेन्नई, और हमने ये जानने की कोशिश की कि भारत में जब हम एक बहुत बड़े और दुनिया के रादर सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं और हमें अपने सरकारों से, हमें अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से बहुत तरह की उम्मीद होती है, क्या हम हेल्थ के बारे में भी उनसे कुछ उम्मीद रखते हैं? क्या हम उनसे ये चाहते हैं कि हमारे बेहतर हेल्थ के लिए भी कोई चीजें हो? इसमें हमारे वॉलंटियर्स ने जाके अलग अलग लोगों से बातचीत की, डिस्कस किया और एक क्वेश्चनर के अंदर भी आंसर लिया। आपको ये ताज्जुब होगा जानकर कि हमारे देश के अंदर लोग धर्म के नाम पे वोट देते हैं, जाति के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आप जब भी वोट देने के लिए जाते हैं तो हेल्थ क्या आपके लिए एक मुद्दा होता है, ज्यादातर लोगों का आंसर था, हमने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है। हमने जब रैंकिंग की तो पाया लोगों के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करने में हेल्थ 12वां या 13वां स्थान रखता है, यानी कि 11-12 दूसरे मुद्दे पहले आते हैं और उसके बाद फिर हेल्थ की चर्चा होती है। इसको लेके जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बार
एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। वहां मैंने इस रिसर्च पेपर को सबसे पहले प्रेजेंट किया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उनके भी रिस्पांस सुन के, जब वहां के स्टूडेंट्स और वहां के टीचर्स ने भी कहा कि ये हमारे लिए हेल्थ क्या पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है, इस बारे में इंडिया में कोई काम हुआ है ये अब तक हमने पहले कभी नहीं देखा। वहां के तमाम प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स ने ये चीज साझा की कि हेल्थ एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पे अब तक कभी भी इंडिया में ना तो सोचा गया है, ना ही इसके बारे में कोई रिसर्च हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम एक समाज की संरचना करते हैं, जब हम अपने प्रशासन की रचना करते हैं, तो हेल्थ के बारे में हम उम्मीद भी नहीं करते। हमने अभी तक हेल्थ को सबसे पीछे की लिस्ट में रखा है। हमारे लिए बाकी सारे मुद्दे पहले आते हैं। अब हम अगर अपनी जिंदगी में आए और इमेजिन करें, अगर लोग जब ऑफिस में जाते हैं, वर्क प्लेस के अंदर हेल्थ के ऊपर मेरा पिछले एक डिकेड में लगातार काम हुआ है। लोग हर साल हमने सर्वेस कंडक्ट की हैं, लोग वर्क प्लेस पे कितने हेल्दी हैं। तो हमने पाया कि एब्सेंटिज्म का एक बहुत बड़ा कारण है लोगों को प्रॉपरली हेल्दी नहीं होना। जब लोग ऑफिस नहीं जाते, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है वो बीमार होते हैं। हमारे देश के अंदर अगर हम डिजीज की बात करें, तो आजकल काफी चर्चा इन्फेक्शियस डिजीज कोरोना की हो रही है, लेकिन वी आर कैपिटल ऑफ डायबिटीज अक्रॉस द ग्लोब। हर 10,000 लोगों में अगर हम डायबिटीज के पेशेंट्स की बात करें, तो ये संख्या सबसे ज्यादा है। हार्ट डिजीज एक अगेन बहुत बड़ी महामारी बन के उभरा है और सारे लोग हार्ट डिजीज से भी परेशान हैं। ब्लड प्रेशर से शुरुआत हो रही है, और अगर हम अपने फिजिशियन से चर्चा करें, आप अभी भी देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में वो तमाम केसेस आ रहे हैं जिनका कहना है उन्होंने जिंदगी में कभी भी कोई डॉक्टर का मुंह नहीं देखा, उन्होंने कभी हॉस्पिटल भी नहीं देखा था, और फर्स्ट टाइम जब उन्होंने कुछ अपने साथ मुश्किल महसूस की, डॉक्टर्स ने उन्हें बताया उन्हें दिल का दौरा आया। यानी कि हार्ट डिजीज जैसी बड़ी बीमारी और जिसके लक्षण अक्सर लोगों में कुछ न कुछ जरूर आते हैं, वैसी बीमारियां भी इग्नोर होते आ रही हैं। तो हमें अपने को एक बार समझने और जानने की जरूरत है, हेल्थ को लेके हम किस तरह से जागरूक बने और अपने आप को किस तरह से बेहतर हेल्दी बनाएं। अभी 2-3 बड़े मुद्दे हैं हमारे हेल्थ के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण क्रॉनिक डिजीज है, यानी कि दिल की बीमारी, ब्लड शुगर की बीमारी, मानसिक बीमारियां जैसे कि डिप्रेशन, तनाव, चिंता। तो अपने आने वाले डिस्कशंस में, चर्चा में, हम इन क्रोनिक बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए स्ट्रेटजीज के बारे में भी चर्चा करेंगे, किस तरह से हम इंडिया के अंदर क्रॉनिक डिजीज को कम कर सकें और एक बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें। आपके भी तमाम सुझावों का स्वागत रहेगा। अचीवर्स जंक्शन पे अपने सुझाव आप मेल भी कर सकते हैं, हमें यहाँ पर लिखकर भी बता सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वॉच पार्टी भी कर सकते हैं, अपने साथ अपने उन तमाम फ्रेंड्स को भी जोड़ सकते हैं अगर आप हेल्थ के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। अभी हमारे किसी फ्रेंड का एक क्वेश्चन आ रहा है, कोरोना की मेडिसिन कब तक आएगी? जैसा कि हम देख रहे हैं, सारे के सारे लोग कोरोना के बारे में
काफी चिंतित हैं, हमारी पूरी गवर्नमेंट चिंतित है, वर्क प्लेसेस आज बंद हो चुके हैं, सुरक्षा के हम तमाम उपायों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जब भी हम बात करते हैं कोरोना के मेडिसिन की, तो हमें ये सबसे पहले समझना होगा कि मेडिसिन वायरल डिजीज की किस तरह से काम करती है और कोरोना की मेडिसिन किस तरह से डेवलप की जा सकती है। जैसा कि अब तक चर्चा हो चुकी है, कोरोना की बीमारी एक वायरल डिजीज है। अगर आप सारे लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो एक बार फिर से मुझे रेखांकित करना होगा कि वायरल बीमारी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से होती है और ये वायरल पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि इनको कंट्रोल करना, काबू कर पाना, फिल्टर करना बहुत ही मुश्किल है। और ये अलाइव और डेड दोनों के बीच बीच में होते हैं। सिंस ये अलाइव और डेड के बीच में होते हैं, हमें समझना होगा कि ये किस तरह से अलाइव होते और किस तरह से ये सिर्फ पार्टिकल होते। तो वायरस के साथ ऐसा है कि ये इनको किसी न किसी जिंदा सेल्स की जरूरत होती है, चाहे ये किसी प्लांट सेल के अंदर जाए या ह्यूमन बीइंग के अंदर जाए। जब तक ये प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर नहीं जाए, तब तक ये खुद से अपने नंबर्स बढ़ा नहीं सकते। लेकिन एक बार जब ये आपके शरीर में आते हैं, तो ये लगातार मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे में इनकी मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए हमें मेडिसिन बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये इतने छोटे पार्टिकल होते हैं और इनका मल्टीप्लाई करना हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर ही होता है। ये हमारे बॉडी में जो आनुवांशिक केमिकल होते हैं, जो डीएनएज होते हैं, उनका इस्तेमाल करके ग्रो करते हैं। तो अगर इनके खिलाफ हम कोई भी मेडिसिन बनाएं, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारे लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। इसलिए मेडिसिन बनाने से बेहतर स्ट्रेटेजी इनके अगेंस्ट वैक्सीन बनाने की होती है। अब दूसरी चर्चा फिर से हो सकती है कि ये वैक्सीन कितने दिनों में आएगा। आजकल मैं जितनी जगहों पे ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहा हूं और कोरोना के बारे में अवेयर करने के लिए चर्चा कर रहा हूं, सब जगह ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता कि सर आप ये बताइए, क्या ये वैक्सीन अगले 3-4 महीनों में आ जाएगा? बिकॉज जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, चारों तरफ जब कंपनियां खुली भी हैं, अक्सर 1/3 एम्प्लॉयज के साथ काम हो रहे हैं और तमाम तरह की इंस्ट्रक्शंस और रेस्ट्रिक्शंस भी यूज हो रहे हैं। लिफ्ट में आज सिर्फ एक इंसान जा सकता है, अगर बड़ा लिफ्ट भी है तो सिर्फ 2 लोग यूज कर रहे हैं। ऑफिसेज में हम 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो जहां भी वर्किंग बेस थे, वहां पे 2-2 चेयर्स छोड़ के काम करें, यानी जहां पे लोग 10 लोगों के बैठने की जगह थी, वहां आज सिर्फ 2 लोग बैठ पा रहे हैं। तो सारे लोगों में काफी एंजाइटी है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक आएगी। एज अ पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट, इसका आंसर, क्लियर आंसर और इमीडिएट आंसर करने के पहले थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर मैं आपको ले जाना चाहूंगा। अभी तक हम दुनिया में जितने भी वैक्सीन देखे हैं हमने, सपोज पोलियो वैक्सीन, अक्सर आप सारे लोगों ने पोलियो वैक्सीन देखे भी होंगे, हम सारे लोगों ने बचपन में लिए भी हैं, अपने घरों में भी बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन यूज करवाई है। पोलियो वैक्सीन के डेवलप होने में 10 साल से ज्यादा समय लगा था। और अमूमन जितने भी वैक्सीन डेवलप हुए हैं, उनके डेवलप होने में 10 साल से लेके 15 साल तक का टाइम लगता है। क्या आप घबरा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब कोरोना की लड़ाई में हम कुछ भी नहीं कर सकते? एक पॉजिटिव डेवलपमेंट अभी हुआ है। अभी दुनिया भर की कंट्रीज में ट्रायल्स को फास्ट करने के ऊपर काफी काम चल रहे हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं, कोरोना की समस्या पूरी दुनिया में एक साथ उभर के आई है।
इसलिए इस समस्या के ऊपर काम करने के लिए दुनिया के सारे देश एकजुट होकर मिल के काम कर रहे हैं। ऐसे में डेटा की शेयरिंग आपस में संभव हुई है, रिसर्चर्स का आपस में कोलैबोरेट करना संभव हुआ है। तो ये 10 से 15 साल की किसी भी वैक्सीन के डेवलपमेंट की साइकिल थी, आज उसे कम करके सिर्फ 2 से 3 साल और उससे भी कम करने की कोशिश चल रही है। और बहुत तरह की रेगुलेटरीज एजेंसी, जिसके बारे में आपने सुना होगा, हर एक देश के अंदर अपनी मानक संस्थाएं हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि एक वैक्सीन समाज में यूज करने के लायक सेफ हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो मानक संस्थाएं भी आज, जैसे यूएस में एफडीए है, इंडिया में भी अपनी मानक संस्थाएं हैं, वो मानक संस्थाएं भी आज इस पूरे के पूरे ड्रग को रिसर्च से लेके मार्केट तक आने के स्पीड को, टाइम को फास्ट करने में लगी हुई हैं। तो ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज बहुत जगहों पे आपने देखा होगा, यूएस में और ब्रिटेन में, इवन इंडिया में भी काम हो रहे हैं, एनिमल ट्रायल्स स्टार्ट हुए। एनआईवी पुणे इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है और उसने एनिमल ट्रायल स्टार्ट भी किए हैं। इंडिया के वॉलंटियर्स भी यूज किए जा रहे हैं और उन वॉलंटियर्स के ऊपर भी इनिशियल ट्रायल्स हो रहे हैं। ऐसे में हम ये सेफली उम्मीद कर सकते हैं कि अगर वायरस के वैक्सीन सक्सेसफुल होते हैं, और इस बात पे भी हमें ध्यान देना होगा, मैं कह रहा हूं अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल होगा, बिकॉज हम काफी डरे हुए हैं एक समाज के तौर पे, लेकिन फिर भी साइंस ऐसा है कि वैक्सीन सक्सेसफुल भी हो सकते हैं और उनके ना सक्सेसफुल होने के चांसेस भी हैं। तो अभी तक वैक्सीन पे जो ट्रायल हुए हैं उसमें हमें काफी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। इसका मतलब वैक्सीन की ट्रायल एक सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन बावजूद इसके हम 100%, 100% ऐसा नहीं कह सकते कि वैक्सीन सक्सेसफुल हो ही जाएगा। हम चाहते हैं सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन हमारे चाहने पे ये ट्रायल डिपेंड नहीं करते। अगर हम अपने ट्रायल को लेके इतने श्योर होते तो डेफिनेटली हम इसको चला सकते थे, लेकिन हम अपने वैक्सीन के ट्रायल को लेके इतने श्योर नहीं हैं। अभी भी ऐसी संभावना है कि वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाए या नहीं भी हो सकती है। इसलिए हमें बचाव के सारे तरीकों के ऊपर लगातार काम करते रहना होगा। वैक्सीन की ट्रायल इसमें एक तरीका है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है, अपनी इम्यूनिटी को बेटर रखना। बिकॉज इंडिया के अंदर हमने देखा है, अभी मैंने एक रिसर्च ट्रायल कंडक्ट करी थी, जिस रिसर्च के अंदर हमने जानने की कोशिश की थी कि लोगों के ऊपर आज कोरोना वैक्सीन और कोरोना वायरस और इन तमाम मुद्दों को लेकर कितनी जानकारी है और इसका उनके जीवन पे क्या असर पड़ रहा है। जब हमने ये रिसर्च को फिनिश किया तो हमने पाया ज्यादातर लोगों को अभी भी वायरस के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। बिकॉज आज के डेट में इंफॉर्मेशन हमें चारों तरफ से मिल रहे हैं। हम इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन पा रहे हैं, यूट्यूब पे, गूगल करके इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, न्यूज चैनल्स लगातार इंफॉर्मेशन रन कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि ये सारे इंफॉर्मेशन अलग अलग है। ऐसे में कोई हमें एक साथ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा जो उचित हो, मानक हो। इससे हम सारे लोगों में एक बहुत ही भय का माहौल है। किसी भी बीमारी को या जिंदगी में किसी भी मुश्किल से जूझने के लिए डरने से ज्यादा कारणों का जानना जरूरी है। हमारे पास क्या फैक्ट्स मौजूद हैं और उसके अंदर हमें कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी यूज करनी है। कोरोना के बारे में आज जैसा हम देख रहे हैं और चर्चा में बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये हमारी पीढ़ी के लिए स्पेशली ऐसी पहली घटना है जब हम अपनी जिंदगी को, अपने रोजगारों के अवसर को और अपने करियर को एक मुश्किल में खड़ा देख रहे हैं। हम ऐसा देख रहे हैं कि
जिन चीजों को हमने माना था कि ये हमारे लिए हमेशा रहेंगी, जैसे हमारी सैलरी, वो अचानक बहुत सारे लोग हैं जिनकी एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट हुई है। बहुत सारे लोग आज सोसाइटी में हैं जो अपने जमा पूंजी के ऊपर जी रहे हैं। तो लोगों में काफी तनाव का माहौल है। तमाम फैक्ट्रियां आज अपने आधी कैपेसिटी में या आधी से भी कम कैपेसिटी में चल रही हैं। बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशंस तो आज रुके पड़े हुए हैं। इसको लेके हम सब में लगातार बहुत ही ज्यादा तनाव का माहौल है। आंसर क्या है? नहीं डरना आंसर है, डर जाना आंसर है। आपको क्या लगता है? जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी चीज से डर जाना, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, डरने से ना तो वायरस को हम रोक सकते हैं, ना ही निडर होकर हम वायरस को रोक सकते हैं। हमें सही इंफॉर्मेशन को यूज करने की जरूरत है। वो तमाम चीजें जो स्टैंडर्ड सोर्सेज से आ रही हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क की यूजेस हो, इन सारी चीजों को सुचित उचित तरीके से फॉलो करने से आप इससे बच सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि अभी हमें इसके साथ काफी लंबे दिनों तक रहना होगा। जिस तरह से हमने चर्चा की, वायरस के लिए मेडिसिन बनाना बहुत ही मुश्किल है। वायरस के लिए वैक्सीन बनाना अगेन काफी लंबा प्रोसेस है, इतना आसान और इतना छोटा प्रोसेस नहीं है। ऐसे में हमारे वर्क प्लेसेस के अंदर, जैसी कि चर्चा हम कर रहे हैं, इट इज अ न्यू नॉर्मल, यानी कि बीमारी के साथ जीना एक नया नॉर्मल है। बीमारी के खतरे के साथ जीना एक नया नॉर्मल है। लेकिन इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, डर के साथ जीना एक नया नॉर्मल नहीं है। ये डर जो आज चारों तरफ है और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं, हमारे रिसर्च में हमने देखा, लोग आज मेंटल चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, बहुत सारे के लोग। और रादर हम सब को कुछ ना कुछ अनिश्चितताओं को फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग ट्रैवल के लिए बाहर निकले थे और वो आज फंसे हुए हैं लॉकडाउन के दौरान। हमारे बहुत तरह के फिल्मी दुनिया के लोग हैं, उनकी सारी शूटिंग रुक गई है। बहुत सारे हमारे सिंगर साथी हैं, बहुत सारे के मॉडल्स, एक्टर्स, फोटोग्राफर्स हैं, उन लोगों की आज शूटिंग रुक गई है। और जहां जिंदगी बिल्कुल व्यस्त होती थी, वहां जिंदगी पूरी तरह से स्टैंड स्टिल पे आ गई है। हमारे घरों में बच्चे जो लगातार स्कूल जा रहे थे, वो सारे बच्चे आज घर में बैठे हुए हैं और घर में से ही वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपने होमवर्क भी बना रहे हैं। इन सारी चीजों को हमें अब जीना होगा और इनको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना होगा। As we can say, since fear is not the answer, then the answer is acceptance. हमें चीजों को एक्सेप्ट करना होगा। आज की डेट में हमें क्या चीजें हैं, अब तक हमने इतने दिनों तक इतना क्रिप किया था, हम सारे लोगों ने इतना क्रिप किया था कि हमें ट्रैफिक से हर दिन जूझना पड़ता है। अगर इसकी पॉजिटिविटी गिने, एटलीस्ट nobody can crib now, nobody can complain, you have to face traffic every day. हम सारे वर्किंग लोगों के पास ये एक शिकायत थी कि हम अपने बच्चों को देख नहीं पाते, बच्चों से मिल नहीं पाते। तो आज आपके बच्चे पूरा दिन आपके साथ हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं घरों में जहां हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग काम कर रहे हैं, दोनों लोग सुबह सुबह निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं। अक्सर ये डिस्कशन होते थे कि हम तो सिर्फ संडे को एक दूसरे से मिलते हैं। आज हस्बैंड वाइफ्स भी साथ में हैं, साथ में मिलके घर के काम निपटा रहे हैं। आपको किचन में सारे प्रयोग करने की सुविधा नहीं मिलती थी, आज आप किचन में तमाम डिशेस ट्राई कर रहे हैं बनाने के लिए। वो सारे लोग जो कि कुछ नया करना चाहते थे किचन में, या बहुत सारे लोग सिंगिंग में कुछ करना चाहते थे, उन सारे लोगों को ये
रुकने का और ठहरने का टाइम मिला है। अगर आप बोले तो आपने सचमुच में ये जो 2 महीने लॉकडाउन के अब तक जिए हैं, ये सचमुच की ज़िंदगी है, जहाँ आपकी आवश्यकताएँ कम हो गई हैं, जहाँ आपने अपनी गाड़ी कम चलाई है, जहाँ आप हर दिन सुबह से लेके शाम तक घर के बाहर नहीं रहे हैं। आप उस घर के अंदर रहे हैं जिस घर को आपने तिनका-तिनका करके सजाया है। क्या ये सुंदर नहीं है? क्या इसमें आनंद नहीं है आप अपने परिवार के साथ भले ही ये आपके ऊपर थोपा गया हो, लेकिन आप पूरे परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। माना दिक्कतें आई हैं, मुसीबतें भी आई हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ रहना, अपने लोगों के साथ रहना और उनके साथ समय बिताना ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अपने अंदर जानने का भी हमें मौका मिला है। अगर हम बात करें अपने एम्प्लॉयमेंट की, अपने जॉब्स की, अपने वर्क की, एक बार फिर से हमें इवैल्यूएट करने का मौका मिला है पिछले 2 महीनों में कि जो आप कर रहे हैं, क्या ये सचमुच उतना मूल्यवान है जितना लगता है? या आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो समाज में सचमुच मूल्यवान हो? अगर हम अपने आस-पास देख रहे हैं तो चाहे वो ब्रेड सप्लाई करने वाला हो, चाहे ये मिल्क की बूथ पे कोई बैठ रहा हो, चाहे आपके हेयर कट के लिए सैलून में कोई बैठा हो। अब हमें चीज़ें ये भी दिख रही हैं वो कौन-सी चीज़ें हैं जो बहुत ही अहम हैं और वो कौन-सी चीज़ें हैं जो इतनी अहम नहीं हैं। और हमें इस मुश्किल घड़ी से निकलने में एक बार फिर से ये इवैल्यूएट करना होगा कि हम अपने वर्क को इस तरह से अलाइन करें जहाँ हम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुश्किल चीज़ों को टेकअप करें और समाज के लिए कुछ ऐसे बेहतरीन सॉल्यूशन लेके आएँ जो हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हो। अपनी ज़रूरतों को कम करें। जिन चीज़ों में अपने संसाधन का हम इस्तेमाल करते थे, आज ऑलमोस्ट सारे घरों ने ये महसूस किया है कि बाहर खाने की शायद उतनी ज़रूरत नहीं थी जितना फ्रीक्वेंटली लोगों को खाना पड़ता था। अपने परिवार के साथ रह के कुछ अच्छा पकाना, कुछ अच्छा खाना और साथ में समय बिताना, ये भी उतना ही ज़रूरी है। हाँ, इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि समय परिवार के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, सही और क्रिएटिव तरीके से बिताना जिसमें कि आनंद आए ये भी बहुत ज़रूरी है। अभी भी बहुत जगहों पे मैं ऐसा देख रहा हूँ लोगों ने अपने आप को एक या दूसरी चीज़ में इस तरह से उलझा के रखा है कि वो अपने परिवार के साथ एक ही जगह में रहने के बाद भी एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं। मैं आप सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपने परिवार के साथ आज रहने का हमें मौका मिला है, तो इसके पॉज़िटिव एस्पेक्ट को देखें, अपनी फैमिली के साथ समय बिताएँ और अपनी फैमिली के सारे लोगों से उनके सुख-दुःख साझा करें। अपनी कमज़ोरियों को भी बताएँ, उनकी कमज़ोरियों को भी मज़बूत करने की कोशिश करें और अपने आप को एक बेहतर और पॉज़िटिव तरीके से ज़िंदगी के साथ कनेक्ट करें। अभी एक बार फिर से हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे सैटरडे को एक साथ जुड़ेंगे। इसके लिए आपका स्वागत रहेगा। कोरोना के बारे में आज हमने चर्चा की। सैटरडे के दिन मैं आपसे कुछ टिप्स लेके आऊँगा, आपके साथ साझा करूँगा, किस तरह से हम अपने तनाव को दिनों-दिन की ज़िंदगी में सुलझाएँ और तनाव को कम करके किस तरह से एक बेहतर और आनंददायक जीवन की शुरुआत करें। इसके साथ-साथ अगर आप किसी प्रश्न या किसी समस्या के बारे में स्पेशली डिस्कशन या चर्चा करना चाहते हैं, आप अपने सुझाव और अपने आइडियाज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें या ईमेल के साथ हमारे साथ साझा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद इस प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़ने के लिए और अपने तमाम साथियों को जो मेरे साथ जुड़े और चर्चा की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ एक बार दोबारा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा टीम अचीवर्स जंक्शन के सारे एनर्जेटिक और उत्साहित साथियों को, जो कला, संस्कृति और जीवन के बारे में इतनी सुंदर चर्चा लेके आए हैं।
आप सबका एक बार फिर से स्वागत। तो आइए हम अपनी जिंदगी और अपने समाज को बेहतर बनाने के आइडियाज पे डिस्कशन करें, इम्प्लीमेंट करें और अपनी बेहतर जिंदगी और बेहतर समाज की शुरुआत करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।